बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्पताल में नर्स थी। एक औरत मेरे सफ़ेद कपड़े देखकर मुझे डॉक्टर समझकर बोली, अगर मेरे देवर का इलाज करो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। मुझे बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं झट से मान गई और जब रात अस्पताल के बाद उसके घर गई तो वो मुझे देवर के कमरे में ले गई। सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मैं एक बहुत बड़े प्राइवेट अस्पताल में नर्स थी। डॉक्टर तो दोनों हाथों से आवाम को लूटने में मसरूफ़ थे, जबकि मेरी और मेरे जैसी बाकी नर्स की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। यहाँ तक कि हमारा गुजर बसर भी मुश्किल से होता था, मगर मैं इस तनख्वाह में भी राज़ी थी, क्योंकि कुछ न होने से बेहतर थी। आज से चंद माह पहले मेरे पास इतने पैसे भी न होते थे, इसलिए मैं अपनी रोज़ी को हलाल करने के लिए सारा दिन मेहनत करती थी। हर वार्ड के भाग भाग कर चक्कर लगाती कि कहीं किसी मरीज़ को मेरी ज़रूरत न हो। इसके बाद मैं इतनी थक जाती कि दिल चाहता जल्दी से रात हो जाए और मैं बिस्तर पर सो जाऊं। मगर जब घर लौटती तो मेरी नींद गायब हो जाती। मैं सारी सारी रात घर में यहाँ वहाँ फिरती रहती। आईने के सामने खड़ी हो जाती तो आंखों से आंसू गिरने लगते। खुद से सवाल करती कि क्या ये तुम ही हो? इसी तरह तुम अपने बाप की लाडली थी, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? दरअसल मैं शुरू से बहुत ज़हीन बच्ची थी। वालिदैन ने स्कूल में दाखिल करवाया तो मैं हर जमात में पहली पोजीशन हासिल करती थी। स्कूल की टीचर बहुत ही मुझसे मोहब्बत करती थी। मैं जो बड़ी हुई पलकों पर ख्वाब सजाने लगी। मैंने मैट्रिक के इम्तिहानात इम्तियाजी नंबरों से पास किए तो मैंने घर में ऐलान कर दिया कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। अबू मेरी हाँ में हाँ मिलाते तो अम्मी अब्बू को टोक कर गुस्सा करती कि अफजल अपनी बच्ची को इतने बड़े ख्वाब मत दिखाओ, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि अपनी बच्ची के ख्वाब पूरे कर सकें, उसे डॉक्टर बना सकें। तब अबू अम्मी की बात सुनकर नाराज़ हो जाया करते थे, कहते थे कि अब्बी से इस तरह की बातें मत करो, मेरी बेटी के नन्हे जहन पर बोझ न डालो, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। मगर अबू को ये नहीं पता था कि इतने जल्दी वक्त आ जाएगा। मैं मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के मुतालिक सुनकर ही कानों को हाथ लग गए। फिर मुझसे छोटी अक्सर भी 7वीं जमात में हो चुकी थी। अम्मी बहुत परेशान थी कि न जाने अब क्या होगा। अब्बू ने बोला, फ़िक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, अपनी बच्चियों के ख्वाब को मरने नहीं दूंगा। अब्बू ने मेरे लिए अपनी ज़मीन का वो छोटा सा टुकड़ा बेच दिया जिन्हें वो विरासत में मिला था। जाहिर सी बात है अम्मी बहुत नाराज़ हुई, कहने लगी, ये ज़मीन का टुकड़ा तो मैंने अपने बच्चों के जहेज़ के लिए सोच रखा था, इनका कौन सा कोई भाई है जो इनके लिए जहेज़ बनाएगा। अब्बू ने कहा, तुम्हारा क्या हाल है? मैं अपनी बच्चों की शादी ऐसे लालची घरों में करूँगा जो मुझसे जहेज़ का मुतालबा करेंगे। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूँगा कि उनके अच्छे रिश्तों की लाइनें लग जाएं। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं डॉक्टर बनने के मराइल तेज़ी से तय कर रही थी, मगर फिर इसके लिए मज़ीद पैसे भी दरकार होते हैं। मेरी डॉक्टर तालीम को फ़िकत 2 साल रह गए थे। एक रात अब्बू सोए तो हमारे लाख जगाने पर भी न उठे। हम पर गम का पहाड़ टूट गया। अब्बू इस दुनिया से जा चुके थे। अम्मी रोने लगी, अब मैं अपनी बेटियों को तनहा कैसे संभालूंगी। अब्बू के जाने के बाद तालीम के लिए पैसे नहीं थे। अम्मी, पैसों के बगैर तालीम मुकम्मल नहीं की जा सकती। यूँ मैं अपनी मंजिल को आंखों से देख लेने के बाद छुए बगैर ही वापस लौट आई थी। मेरी छोटी बहन की पढ़ाई बीच में ही रह गई। इन हालात से निकलने का रास्ता अम्मी ने यही सोचा कि हम दोनों बहनों की शादी कर दी जाए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए अम्मी ने इधर उधर रिश्तों के लिए कह दिया। शुरू में तो मेरे लिए रिश्तों की लाइंस लग गई थी। सभी जानते थे किसी तरह डॉक्टर बनने वाली है। एक डॉक्टर लड़की को तो हर कोई बहू बनाना चाहता है, मगर जब वो लोग हमारे घर आकर हमारे हालात देख लेते तो फिर पलट कर वापस ना आते। अम्मी ने जितने भी औरतों को मेरे रिश्ते के लिए कहा था, सभी ने एक ही बात कही कि आजकल के लोग ऐसी लड़कियों को अपनी बहू बनाना पसंद करते हैं जो अपने साथ भारी जहेज लाती हैं। ये सब लोग तो आपके हालात से वाकिफ़ हैं और जानते हैं जहेज नहीं मिलेगा। ये देखकर अम्मी परेशान होने लगी और कहने लगी, तेरे बाप ने मेरी बात मान ली होती, उस वक्त ज़मीन फरोख्त न की होती तो इसी तरह देखो तुम्हारी पढ़ाई भी अधूरी ना होती, और अगर आज ज़मीन होती तो मैं फ़रोख्त करके तुम दोनों बहनों की शादी करती। घर में गुर्बत बहुत बढ़ गई थी, यहाँ तक कि घर में खाने को कुछ नहीं होता था। अम्मी को मजबूरन लोगों के घरों में काम करना पड़ा। पहले तो रिश्ते आ जाया करते थे, लेकिन अब काम करने वाली औरत के घर रिश्ते आना ही बंद हो गए थे। मेरे बालों में चांदी उतरने लगी। वक्त गुजरता गया, मेरी आंखों के गिर्द हल्के पड़े और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई।
मैं अब अपनी ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुकी थी, जी चाहता था कि मौत को गले लगा लूँ। तब अम्मी के अच्छे वक्तों की दोस्त हमारे घर आ गई। उसने जब हमारे हालात देखे तो दंग रह गई और उसने कहा कि मैंने तो सुना कि सिद्रा डॉक्टर बन रही है। अम्मी ने इसे कुछ ना छुपाया और सारी कहानी सुना दी। तब अम्मी की सहेली बोली, क्या हुआ अगर सिद्रा डॉक्टर नहीं बन पाई तो मैं इसे एक अस्पताल में नर्स लगवा देती हूँ। आंटी की ये बात सुनकर मैं जी उठी। जी आंटी, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। चंद मराहिल से गुजरने के बाद मैं एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स लग चुकी थी। मेरे लिए यह गनीमत था। मुझे यूँ लगता था जैसे मैंने ख्वाब की तबीर पाई हो। मेरा असल मकसद तो खल्के खुदा की मदद करना ही था, तो वो मैं यूँ भी कर सकती थी। मैंने अम्मी को लोगों के घरों में काम करने से रोक दिया था। घर के हालात अच्छे होने लगे थे। एक दिन मैं घर पहुंची तो ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में किसी की दावत रखी गई हो। अम्मी के चेहरे की रंगत बदल गई थी। उन्होंने नज़रें झुका ली थी। कहने लगी, अक्सा को लड़के वाले देखने आए थे। मुझे रिश्ता करवाने वाली औरत ने मशवरा दिया कि सिद्रा की उम्र तो गुजर चुकी है, यह ना हो कि अक्सा की उम्र भी गुजर जाए, इसलिए तुम अक्सा की शादी कर लो, बाद में फिर आराम से सिद्रा के लिए रिश्ता ढूंढते रहना। मैं चुपचाप अम्मी के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं मुनासिब अल्फाज की तलाश में थी। जब अम्मी बोली, बेटा मुझे अल्लाह से डर लगता है। अगर उसने मुझसे क़यामत के रोज़ पूछ लिया कि तुम्हें एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का हक क्यों मारती रही। उनके चेहरे पर दुख ही दुख था। मैंने अम्मी को गले लगा लिया और बोली, मुझे आपके फ़ैसले पर फ़ख्र है। अच्छा तो ये बताएं फिर क्या कहा रिश्ते वालों ने। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी तो अम्मी ने भी मुस्कुरा दिया और बोली, लड़की की माँ को हमारी अक्सा बहुत पसंद आई। तुम समझो कि बात पक्की है। मैं अपने बहन के लिए दिल से खुश थी। न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जल्दी से भागकर अक्सा के कमरे में गई। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहन, ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक हो। मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाजी हम दोनों एक दूसरे के गम के साथी हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने इसे दिलासा दिया और यूँ हमारे घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हो गईं। मैंने अपनी जमा पूंजी से इसके लिए कुछ ज़रूरी सामान बना दिया कि चलो मेरी बहन खुशियाँ देख लेगी। घर में इस कदर तैयारियाँ हो गईं। एक दिन लड़के वाले की वालदा हमारे घर आईं तो कहने लगी, मेरा बेटा लाखों में एक है। हमने आपकी लड़की तरस खा कर ली। यतीम बच्ची है, चलो रब राज़ी होगा। मगर मेरा बेटा शादी पर राज़ी नहीं हो रहा। इसने कह दिया, लड़की वाले मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। फिर मेरे कमरे का नया फर्नीचर भी चाहिए। लड़के को सोना पहनने का बहुत शौक़ है, तो एक मोटी सी सोने की अंगूठी भी हो जाए तो हमारा बेटा शादी के लिए मान जाएगा। हम इस औरत की डिमांड सुनकर दंग रह गए। उसके चले जाने के बाद हम तीनों रोती रहीं। अक्सर बोली, बाजी आप रोए मत, जिस तरह आपने समझौता कर लिया है इसी तरह मैं भी कर लूँगी। मैंने कहा, अक्सर तुम फिक्र ना करो, मैं किसी न किसी तरह से इंतज़ाम कर दूँगी। मैं रात को सो न सकी। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुआएं मांगी थी, मगर आज मुझे जिस कामिल यकीन के साथ दुआ की थी वो मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी। मुझे ये गुमान हुआ था जब मैं सुबह उठूँगी तो मेरे मसाइल हल हो गए होंगे। सुबह हुई तो मैं अस्पताल आ गई। मैं ड्यूटी कर रही थी कि एक औरत मेरे पास आई। वो सोने के ज़ेवरात से लदी हुई थी, शक्ल से बहुत अमीर लगती थी। मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहिबा मेरे देवर को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। अंदाज से वो अनपढ़ मालूम हो रही थी। अब मुझे डॉक्टर समझ रही थी। कुदरत ने मुझे ऐसा मौका दिया जिसे मैं गंवाना नहीं चाहती थी। उस औरत को झूठ से कह दिया कि मैं ही डॉक्टर हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने सोचा इस तरह मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी और मेरी भी। मैंने फैसला ले लिया। अपने उसूल पसंद बाप की बेटी थी, अपनी मजबूरी के आगे झुकी थी। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे देवर को ठीक कर दूंगी। वो कहने लगी, मेरा देवर अस्पताल नहीं आएगा। वो मुझे अपने घर का पता बताकर वहाँ से चली गई थी। मेरे दिल दिमाग में अजीब किस्म की जंग जारी थी। दिमाग कुछ कहता और दिल कुछ कहता। शाम को घर गई तो मेरी वालदा ने मुझे मायूस नज़रों से देखा कि पैसों का इंतज़ाम हुआ है। मैंने बोला, जी अम्मी हो गया है। मेरी अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहने लगी, बेटी बताओ कहाँ से इंतज़ाम हुआ। मैं बोली, अम्मी आज अस्पताल में बहुत अमीर औरत आई थी। उसने डॉक्टर से कहा मुझे अपनी सास की खिदमत के लिए नर्स चाहिए जो रात में इसका ख्याल रख सके। मैं अच्छी खासी रकम दूंगी। मैंने हामी भर ली। ये सुनकर अम्मी एकदम से उदास हो गई। कहने लगी, नहीं नहीं सिद्रा, पहले ही तुम मुशक्क़त की चक्की में पिसती हो। मैं तुम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करूँगी। अब रात को भी मेहनत करोगी।
अम्मी आप फिक्र न करें, बड़ी उम्र के मरीज़ दवा खाकर सारी रात सोए रहते हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी से इजाज़त ली। मैं रात के 10 बजे निकल गई। मैं उस औरत के बताए हुए पते पर पहुंची तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अपने देवर के कमरे में ले गई। मैं डर रही थी कि आखिर इसके देवर को ऐसी कौन सी बीमारी है कि ये मुझे इतनी बड़ी रकम दे रही है। सामने देखा तो वो तकरीबन 28 साल का मर्द अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था। मैं आगे बढ़ी तो वो चौंक गया। अक्सर तुम आ गई हो? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बताएं आपके साथ क्या मसला है ताकि मैं आपका इलाज शुरू कर सकूं। वो आदमी मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे इसे देखकर डर लग रहा था। मैं थोड़ी देर बाद वहाँ खड़ी रही और फिर बाहर आ गई। इस औरत से कहा कि आपके देवर को तो कोई बीमारी नहीं है। उस औरत ने मुझे कान के करीब आकर कहा, मेरा देवर दिन भर गुड़िया के साथ खेलता है और रात भर रोता है। ये हर किसी को अक्सर कहकर पुकारता है, न शादी करता है न मुझे अपने दिल का हाल बताता है। इसकी बीमारी ऐसी है कि मैं किसी के साथ जिक्र भी नहीं कर सकती, इसलिए आपको घर में लेकर आई हूँ। मैं समझ गई थी कि ये माहिर नफ्सियात का केस है, मगर मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैं खामोश रही। दोबारा कमरे में आई और देखा वो गुड़िया को बच्चों के बुखार का सिरप दे रहा था। कहने लगा ये बहुत बीमार है, इसको दवा दे रहा हूँ। मैं इसके पास बैठी। मुझे इल्म था कि ऐसे मरीज को बातों के जरिए ही ठीक किया जाता है। मैंने पूछा इसको क्या बीमारी है? कहने लगा इसको मरने की बीमारी है, यह मरती बहुत है। फिर मैंने पूछा ये कौन है? वो बोला ये मेरी बेटी है। मैंने कहा तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, मगर तुम फिक्र ना करो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब यह नहीं मरेगी। वो एकदम से खुश हो गया और बोला सच में? मैंने इसकी भाभी से पूछा कि ऐसा क्या वाक़या गुजरा कि इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। वो कहने लगी ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे देवर का माजी कोरे कागज़ की तरह शफाफ है। मैं चुप हो गई और बोली अब मैं जाती हूँ, कल फिर आऊँगी। अगले दिन जब मैं अस्पताल आई तो मशहूर माहिर नफ्सियात के कमरे में चली गई। मैंने केस की हालत के मुताबिक बताकर एक एक दवाई लिखवा ली। डॉक्टर ने आराम की दवा लिख दी। आज जब मैं औरत के घर गई तो वो बहुत खुश थी। कहने लगी तुमने तो एक ही दिन में केस को आधा ठीक कर दिया है, कल सारी रात वो रोया नहीं है। मैं मुस्कुरा दी। मैं केस के कमरे में आई तो वो धीरे धीरे बातें कर रहा था कि अक्सर मैं बेवफा तो नहीं था, मगर मजबूर था, जो तो मैं बचा ना सका। कॉलेज से आते वक्त तुम्हें देखते ही मैं दीवाना हो गया। तुमने मेरी मोहब्बत को समझा तो हम मिल गए। जब मेरे बच्चे की खबर तुमने सुनाई तो मैं बहुत खुश हुआ, मगर जब तुम्हारे घर वालों को पता चला तो तेरे वालिद सदमे में दुनिया से चल बसे। अपने वालिद की मौत का सदमा इस कदर लिया कि हमारा बच्चा भी ना बच सका। इस दिन दौलत जीती, हमारी मोहब्बत हारी, हम हमेशा के लिए जुदा हो गए। मैं केस की बातें सुनकर लरसने लगी, क्योंकि इसकी कहानी से मेरी कहानी बहुत मिलती जुलती थी। इसके बाद मैं घर आ गई। केस की बातों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी कि क्या अक्सर का कोई माजी था। रात के 2 बजे मैं उसके कमरे में गई ताकि कोई सुराग मिल सके, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वो जाग रही थी। अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी जबकि मुंह दूसरी तरफ। मैंने आगे होकर देखा तो वो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। इसके हाथ में केस की तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर बातें कर रही थी। कह रही थी केस, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से निकले हो मुझे सुख का एहसास नहीं आया। मैंने बोला अक्सर ये सब क्या है? एकदम से मुझे देखकर वो घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी बाजी मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कहने लगी बाजी अम्मी ने मुझे अपने सर की कसम दी थी। मैंने बोला मैं कैसे तुम्हें मिलवा सकती हूँ। वो मेरे कदमों में लिपट कर कहने लगी ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैं केस की हालत देख चुकी थी। वो मेरी बहन से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए मैं अगले दिन इसे अपने साथ ले गई। जब केस और अक्सर ने एक दूसरे को देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। केस अक्सर से रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। अक्सर ने उसे माफ़ कर दिया। केस की भाभी ये देखकर हैरान रह गई। फिर एक दिन वो अपने शोहर के साथ केस का रिश्ता लेकर अक्सर के लिए हमारे घर आई। हमने हाँ कर दी तो यूं दोनों बिछड़े आशिक मिल गए। अस्पताल में ही काम करने वाला एक मेल नर्स ने मुझे पसंद कर लिया और अपनी भाभी के हाथ शादी का पैगाम पहुंचाया और यूं मेरी भी शादी हो गई और हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खुल गए। दोस्तों, मज़ीद सच्ची कहानी सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।